हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू लर्न एंड ग्रो क्लासेस। मित्रों, हम सेंटेंस एंड रीऑर्डरिंग सेंटेंस इसमें हमने सेंटेंस एंड रीऑर्डरिंग में हमने पढ़ा था। अल्फ़ाबेट, लेटर एंड वर्ड्स पढ़े थे और उसके बाद हमने सेंटेंस की डेफिनेशन देखी थी, फिर उसके टाइप्स देखे थे। सेंटेंस 5 तरह के होते हैं और 5 तरह में हम 2 पढ़ चुके हैं, एक असर्टिव और दूसरा इंट्रोगेटिव। थर्ड नंबर पे आता है इम्पेरेटिव। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं हम इसे जानेंगे और इसको पढ़ते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इसमें आज्ञा या प्रार्थनावाची वाक्य होता है। इसको कहते हैं हिंदी में आज्ञा या प्रार्थनावाची वाक्य। इम्पेरेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या सुझाव की बात कही जाती हो, उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? आज्ञा, प्रार्थना, सुझाव या सलाह की बात की जा रही हो, उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और हिंदी का जो जो वाक्य होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस में, जो हिंदी के वाक्य आएंगे उसमें जो क्रिया आती है, क्रिया के अंत में ओ या ए की मात्रा ज्यादातर लगी होती है। जैसे वहां जाओ, किसकी मात्रा लगी है? ओ की। ये क्रिया है। जाना क्या है? जाओ क्या है? क्रिया है। जाइए क्या है? क्रिया है। बैठना क्या क्रिया है? तो वहां जाओ ओ की मात्रा, वहां जाइए क्या लगा है? ए की मात्रा। कृपया बैठ जाओ क्या लगा है? ओ की मात्रा। कृपया बैठ जाइए क्या लगा है? ए की मात्रा। इसमें किसको कहा जा रहा है? सब्जेक्ट क्या है? तो वो सब्जेक्ट होता है यू। क्या होता है? सब्जेक्ट मोस्टली जो होता है वो यू होता है। ये छुपा होता है, हिडन फॉर्म में होता है। जैसे हम वहां जाओ कह रहे हैं तो किसी को कह रहे होंगे तुम या आप वहां जाओ, या किसी को कह रहे होंगे बैठने के लिए तुम या आप बैठ जाइए। तो ऐसे सेंटेंस में ज्यादातर ओ या ए की मात्रा क्रिया के अंत में लगी होती है और यू जो सब्जेक्ट होता है वो छुपा होता है। और जो इसका अब इस तरह से जो इसका फर्स्ट नियम है, रूल ये है, रूल नंबर फर्स्ट, इसका रूल नंबर फर्स्ट ये है कि अगर ये जब हम इंटरप्रेटिव सेंटेंस आएगा उसको, उस सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस वी का मतलब है वी ई आर वी, वर्ब, जिसका मतलब होता है क्रिया। जिसका मतलब क्या होता है? क्रिया। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ओ बी जे ई सी टी, ऑब्जेक्ट, और फिर आता है अदर वर्ड, जिसको हम अदर वर्ड को कहते हैं ओ टी एच ई आर, अदर वर्ड। मतलब होता है अन्य शब्द। क्या होता है? अन्य शब्द होता है। तो इस स्ट्रक्चर पे हम क्या करते हैं? इसको ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन अगर कहीं इंपेरेटिव सेंटेंस में ये आ जाए कृपया या कृपया, कृपया, कृपया करके, या सदैव, क्या आया? सदैव, जिसका कृपया का मतलब क्या होता है? प्लीज, अंग्रेजी में कहते हैं इसको प्लीज, कृपया करके, काइंडली, और सदैव को अंग्रेजी में कहते हैं ऑलवेज। अगर ये आ जाते हैं सेंटेंस में, जिसका हिंदी इंग्लिश होगा प्लीज, काइंडली या ऑलवेज, तो इसे हम इस स्ट्रक्चर के सबसे पहले रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम इसको देखते हैं, फिर इससे संबंधित एग्जाम्पल देखते हैं। क्या? फॉर एग्जाम्पल,
इस दरवाजे को, इस दरवाजे को खोलो। क्या है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि उसके क्रिया के अंत में क्या आता है, ओ या ए की मात्रा आती है। तो ये क्रिया है, इस स्ट्रक्चर पे हम रखेंगे तो ओपन मतलब होता है खोलना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। ऑब्जेक्ट जो होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया के बाद आता है। और हमें क्या प्रश्न करने से, जैसे वर्ब, जो वर्ब आएगी उसमें हम क्वेश्चन किससे करेंगे, व्हाट से। किससे करेंगे, व्हाट से या क्या से। जैसे यहाँ पे वर्ब की जगह क्या रखेंगे, ओपन। और ओपन मतलब होता है खोलना। तो क्या खोलें, उत्तर में जो मिलेगा, आंसर में जो मिल जाएगा वही क्या होगा, ऑब्जेक्ट। वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट। जैसे क्या खोलें, तो इस दरवाजे को ओपन दिस डोर, फुल स्टॉप। ये सेंटेंस हुआ। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, नौकर को बुलाओ। नौकर को बुलाओ, तो बुलाना की अंग्रेजी क्या होती है, कॉल। CALL, कॉल का मतलब बुलाना या पुकारना। सबसे पहले हम ये क्रिया की लिखेंगे कॉल, और फिर किसको बुलाओ, नौकर को, कॉल द सर्वेंट, और सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दूसरा एग्जांपल कुछ और देख लेते हैं। जैसे सदैव सत्य, सदैव सत्य बोलो। तो इसमें देखिए सदैव आया, सदैव के अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ऑलवेज। सबसे पहले लिखेंगे ऑलवेज, ऑलवेज। और फिर बोलो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक, और क्या बोलो, सत्य। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट, कृपया मेरी सहायता करो। कृपया मेरी सहायता करो, तो कृपया आया है, कृपया प्लीज। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या करना है, और किसकी, मेरी, प्लीज हेल्प मी। ये हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, कृपया मेरी सहायता करो, तो सहायता क्या है, क्रिया है। और कृपया की अंग्रेजी क्या है, प्लीज। तो प्लीज को सबसे पहले मैंने लिखा, फिर हेल्प लिखा, फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया, तो हो गया। नेक्स्ट अगला उदाहरण, कृपया करके मेरी सहायता करो। कृपया करके मेरी सहायता करो, तो कृपया करके अंग्रेजी क्या है, काइंडली। और इसमें वर्ब क्या है, सहायता, और ऑब्जेक्ट क्या है, मेरी। तो क्या लिखेंगे, काइंडली, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प, और फिर मी। कृपया करके मेरी सहायता करो, काइंडली हेल्प मी। नेक्स्ट है कृपया
मेरी बात सुनो, कृपया मेरी बात सुनो, तो कृपया, ठीक है, प्लीज, ठीक, सुनना, लिसन, और टू, इसकी मेरी, फुल स्टॉप। तो ये रहा फर्स्ट नियम, जिसमें हम अगर आज्ञा, प्रार्थना, सुझाव या सलाह आएगा तो उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स इस पैटर्न पे हम रख देंगे, लिख देंगे। लेकिन अगर उसमें कृपया, प्लीज, कृपया करके, काइंडली, शदर, ऑलवेज ये आते हैं तो इन्हें हम वर्ब से पहले रख देते हैं। अगला नेक्स्ट नियम, रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर सेकेंड क्या है? रूल नंबर सेकेंड में यह है कि अगर किसी व्यक्ति को उसके नाम से या नाम के बदले किसी संबोधन से पुकारा जाए, बुलाया जाए, तो उस वाक्य को हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, उस वाक्य को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो जो पुकारने वाला या उस नाम है या उसके लिए जो संबोधन प्रयोग हुए हैं उसे हम कामा से अलग कर देते हैं, चाहे उसे हम शुरू में लिखें हिंदी वाक्य या इंग्लिश वाक्य में या बाद में। जैसे सेकेंड है का पहला उदाहरण, लड़कों अपनी किताबें पृष्ठ 50 पर खोलो। लड़कों अपनी किताबें पृष्ठ 50 पर खोलो। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? संबोधित कर रहे हैं, किसी का नाम नहीं लिए हैं, लेकिन नाम के बदले जो संबोधन आता है उसे संबोधित कर रहे हैं। तो इसे हम सबसे पहले लिखेंगे या बाद में लिखेंगे बॉयज, और फिर जो अभी इम्परेटिव सेंटेंस था उसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और इस पे अदर वर्ड्स पे ऐसे इस स्ट्रक्चर पे रख रहे थे, सेम उसी स्ट्रक्चर पे आगे रख देंगे। बॉयज क्रिया क्या है? खोलो, कामा लगेगा, ओपन, और फिर ऑब्जेक्ट अपनी किताबें, योर बुक, एट पेज 50 और फुल स्टॉप। इसको हम इस तरह से या दूसरे तरह से ऐसे लिख सकते हैं, और ओपन योर बुक, बुक्स एट पेज 50, कामा लगाएंगे और लिखेंगे बॉयज। इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, माँ यहाँ आओ, माँ यहाँ आओ। तो मदर कम हियर, या यूं कर सकते हैं, कम हियर कामा मदर। इस तरह से हम उसको
लिख सकते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर जो अगला है थर्ड, रूल नंबर थर्ड में ये है कि जब रूल नंबर थर्ड ये है, जब हम कोई सेंटेंस इंपरेटिव का बोल रहे हो उसमें निगेशन शो हो रहा हो, यानी नकारात्मक भाव आ रहा हो, तो उस नकारात्मक को जो निगेशन शो करने वाले होंगे उसकी अंग्रेजी हम डू नॉट का मतलब यहाँ नहीं होगा, मत होगा, इसे मना करना, मत, या फिर नेवर, कभी नहीं, ऐसे की अंग्रेजी हम इसकी प्रयोग करते हैं। जनरली क्या होता है कि निगेशन दिखाने वाले शब्द ना या नहीं आते हैं, परंतु इंपरेटिव सेंटेंस में ये होता है कि डू नॉट और नेवर की जो हिंदी मीनिंग होती है वो मत या कभी मत करना, इस तरह का कभी मत करना, मतलब इस तरह के निगेशन शब्द आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कक्षा में शोर मत करो। अब क्या है, शोर मत करो, मत करना मना कर रहा है, तो सबसे पहले जब हम इसका ट्रांसलेट करेंगे तो इन दोनों में से डू नॉट, नॉट या नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का के इस स्ट्रक्चर पे हम उसे लिखते हैं। डू नॉट या नेवर में से कोई एक प्रयोग करेंगे, जब कभी नहीं आएगा तो उसमें नेवर का और मत का सिर्फ आएगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे कक्षा में शोर मत करूँगा के लिखेंगे डू नॉट। डू नॉट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डोंट, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। डू नॉट मेक नॉइज, डू नॉट मेक अ नॉइज, शोर मत करो कहाँ, इन द क्लास, डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास, कक्षा में शोर मत करो, ये पहला। दूसरा यहाँ मत बैठिए, कृपया यहाँ मत कृपया यहाँ मत बैठिए, तो प्लीज डू नॉट शिट हियर, SIT है, प्लीज डू नॉट सिट हियर। चाहे तो हम डू नॉट लिखे पहले और जब प्लीज को लास्ट में लिखेंगे यहाँ, तो यहाँ कामा लगा करके तब लिखेंगे प्लीज। इसको पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिखें, दोनों जगह ही जब लिखना होगा हमें कामा से उसे सेपरेट करना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, झूठ, झूठ कभी मत बोलो, तो इसमें क्या है, झूठ कभी मत की अंग्रेजी क्या है, नेवर, तो नेवर। और बोलना टेल, ALIE, एक फ्रेज की तरह से इस्तेमाल होता है, टेल एलाई, नेवर टेल एलाई, कभी झूठ मत बोलो। रूल नंबर 4, चौथा नियम है, जब इम्परेटिव सेंटेंस में कार्य करने का निर्देश यू के लिए ना हो करके किसी अन्य व्यक्ति के लिए हो, यूज मोस्टली क्या होता है इम्परेटिव सेंटेंस में यू सब्जेक्ट होता है, तो चौथे नियम में कह रहा है कि जब इम्परेटिव सेंटेंस में कार्य करने का निर्देश
सब्जेक्ट के रूप में यू के लिए ना होकर के किसी अन्य व्यक्ति के लिए हो, तो ऐसे में हिंदी में आते हैं सेंटेंस, जो हिंदी का सेंटेंस बनता है उसमें आता है खेलने दो, जैसे खेलने दो, पढ़ने दो, सोने दो, इस तरह के आते हैं। उसमें खेलने दो, पढ़ने दो, सोने दो इत्यादि दो दो करके आते हैं, तो उसकी अंग्रेजी हम लेट से शुरू करते हैं। अंग्रेजी हम लेट से शुरू करते हैं और इसके बाद जो सब्जेक्ट के रूप में उसमें आया होता है उसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ रख देते हैं। लेट के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में रख देते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड्स हम यहाँ पे रख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कहूँ तो मुझे खेलने दो, मुझे खेलने दो, तो सबसे पहले हम दो आया है तो हम इसको लेट से प्रारंभ करेंगे। लेट से प्रारंभ करने के बाद हम ये नियम था कि हम जिस व्यक्ति को यू के बदले जो व्यक्ति आया है उससे जिसे निर्देशित कर रहे हैं, इसे कर रहे हैं मुझे, तो उसकी अंग्रेजी लिखेंगे लेट मी और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेट मी प्ले और सब्जेक्ट सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर अदर वर्ड आया है तो लिखा जाएगा, नहीं तो नहीं लिखा जाएगा। मुझे सोने दो, नेक्स्ट मुझे सोने दो, तो इसका होगा लेट मी स्लीप, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। अगला है लड़कों को जाने दो, तो लेट द बॉयज गो, लेट द बॉयज गो। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें वाक्य नियम फोर्थ का था, जिसमें अगर ये इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसा इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट जो यू होता है उसके लिए निर्देश ना होकर के अगर किसी अन्य व्यक्ति के लिए होता है तो उसमें हिंदी वाक्य में खेलने दो, पढ़ने दो, सोने दो ऐसे करके आते हैं। तो हम उसकी जो ट्रांसलेट जब इंग्लिश में करते हैं तो इस पैटर्न के पर रखते हैं। पहले लेट लिखते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं जिसको निर्देशित किया गया है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर अदर वर्ड और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर नेक्स्ट है अगला नियम है रूल नंबर 5। ऐसा इंपेरेटिव सेंटेंस, अगला नियम ये है कि जब ऐसा इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें कोई प्रस्ताव की बात की जा रही हो और उस प्रस्ताव में जो कहने वाला है और सुनने वाला दोनों समान रूप से उसमें भाग ले रहे हों, तो हिंदी में ऐसे वाक्यों को में आता है आओ ऐसा करें, आओ ऐसा करें, इस तरह का करके आता है, तब हम उसकी अंग्रेजी लेट अस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लेट और अस लिख करके प्रयोग करते हैं और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड ऐसे लिख देते हैं। इस स्ट्रक्चर पे लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें तो आओ अब खेलें, आओ अब खेलें, तो क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले लेट अस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेट अस
देखने आगरा चले, तो चले क्या है, इसमें क्रिया है, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो लिखेंगे लेट अस, क्या करें, लेट अस गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, लेट अस गो टू आगरा टू सी द ताज महल। ये था मित्रों एम्परेटिव सेंटेंस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एम्परेटिव सेंटेंस के बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट है चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हम आश्चर्यबोधक वाक्य कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम अत्यधिक दुख, अत्यधिक खुशी या असामान्य वस्तु को देख करके जो हमें विस्मय होता है उसे हम आश्चर्यबोधक वाक्य कहते हैं। और उन जो आश्चर्यबोधक शब्द होते हैं उनको हम अंग्रेजी में भिन्न भिन्न तरह से, और जैसे हिंदी में दुख, खुश, खुशी, प्रशंसा, ध्यान, संबोधन, विदाई होती है, ठीक उसी तरह से इंग्लिश में इनको व्यक्त करने के लिए अलग अलग शब्द आते हैं। जैसे दुख व्यक्त करने के लिए एलॉस, आह या ओ, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगेंगे। खुशी व्यक्त करने के लिए हुर्रा, हा हा। प्रशंसा व्यक्त करने के लिए ब्रेवो, ध्यान आकर्षित करने के लिए लो, हश। संबोधन व्यक्त करने के लिए हेलो, संबोधित करने के लिए किसी को संबोधन करना हो, किसी को बुलाना हो तो हेलो या हो। विदाई के लिए अडी या फेयरवेल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और साथ जब ऐसे वाक्य आते हैं एक्सक्लेमेटरी में जो दुख व्यक्त करने वाले आएंगे, खुशी या प्रशंसा, ध्यान, संबोधन, विदाई व्यक्त करने वाले जब वाक्य आएंगे, जब हम इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले इन शब्दों को लिखेंगे जो व्यक्त कर रहे होंगे। उनको जो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ आए हुए हैं, सबसे पहले हम उन्हें लिखेंगे। सबसे पहले इन भावों को व्यक्त जो ये हैं, इन भावों को व्यक्त करने वाले सबसे पहले इन शब्दों को लिखेंगे। हाँ, जो भाव व्यक्त करने वाले होंगे, इनके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। इनमें से जो आएगा उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। जो भी होगा इनको व्यक्त करने वाले के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर उसके बाद वाक्य को हम साधारण स्टेटमेंट में लिख देते हैं, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। इस क्रम में हम इसको लिख देंगे। इसका मतलब है दुख, खुशी, प्रशंसा, ध्यान, संबोधन, विदाई, इनमें से जो शब्द हैं जो इनके लिए प्रयोग हुए हैं, एलास, आह, ओ, हुर्रा, ब्रेवो, लो, हश, एडी इत्यादि को यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। इस क्रम में हम उस सेंटेंस को लिख देते हैं। अरे वाह, हम मैच जीत गए हैं। तो सबसे पहले अरे वाह, क्या मैच जीत गया, तो खुशी व्यक्त कर रहा है, उसके अंग्रेजी लिखेंगे हुर्रा और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। फिर इसके बाद वी हैव won the match. We have won the match. नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाय, उसका इकलौता लड़का मर गया है। तो इसमें इस हादसे क्या व्यक्त हो रहा है, दुख व्यक्त हो रहा है। तो उसका इकलौता लड़का मर गया है, इसका होगा एलास, एक्सक्लेमेशन मार्क। हिज
condition is dead। तो ये रहे कुछ एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। शाबाश, अच्छा किया। शाबाश, अच्छा किया, तो क्या कर रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है, लिखेंगे ब्रेवो। फिर अच्छा किया का वेल डन, फुल स्टॉप। अगला नियम है जो इसका नेक्स्ट नियम है, नेक्स्ट नियम है कि अगर जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसमें कितना, कितनी, कितने, कैसा, कैसी इत्यादि शब्द आए हों तो उसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हम यूज व्हाट लिखेंगे, व्हाट प्लस ए प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ऐसा लिख करके लास्ट में फुल स्टॉप, या फिर जैसा रहेगा लास्ट में कोई एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं। हम इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, अथवा हाउ प्लस एडजेक्टिव, हाउ प्लस एडजेक्टिव, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड के क्रम में लिख करके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं। हम इससे संबंधित कुछ उदाहरण देख लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब आएगा, जब हम कितना, कितनी इनका इस्तेमाल अगर हिंदी वाक्यों में किया गया है तो उसे हम दो पैटर्न पे लिख सकते हैं। एक व्हाट पे एडजेक्टिव, नाउन, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क, या हाउ एडजेक्टिव सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड एक्सक्लेमेशन मार्क। एक एग्जांपल देखते हैं, कितना सुंदर फूल है, तो कितना सुंदर फूल है, तो इसको हम इस तरह से करें तो व्हाट अ सुंदर क्या है एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरह से लिखे, मैंने लिखा व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, इसको लिखा अगर इसी को दूसरे तरह से लिखना हो तो हम लिखेंगे हाउ, फिर एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे। तो ये रहा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसको हमने पढ़ा और समझा। अब नेक्स्ट नियम है जो कोऑपरेटिव सेंटेंस का है, उसे देखते हैं। अब नेक्स्ट नियम है फिफ्थ, पांचवा और अंतिम है सेंटेंस का ऑपरेटिव सेंटेंस, जिसको हम इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। ये ऑपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें हम हृदय की कोई इच्छा को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और अब इनके द्वारा ईश्वर से प्रार्थना, इच्छा, आशीर्वाद, अभिशाप, वरदान या शुभ कामना इत्यादि देने का काम
करते हैं। इस ऐसे जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होंगे उनके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। और जब हम प्रार्थना, इच्छा, आशीर्वाद, अभिशाप, वरदान इत्यादि व्यक्त करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना, इच्छा इत्यादि व्यक्त करते हैं, तो हम इसकी अंग्रेजी शुरू में लिखते हैं। शुरू में हम इसको में लिखेंगे। में लिखने के पश्चात जो बाकी का होगा इसके आगे वो सिंपल सेंटेंस की तरह, अर्थात सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, इस क्रम में हम रख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो। ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो, तो क्या सबसे पहले फिर यू, फिर वर्ब क्या है, लीव लॉन्ग और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अगला एग्जांपल, दूसरा है, ईश्वर करे तुम जीवन में फलो फूलो। ईश्वर करे तुम जीवन में फलो फूलो, तो क्या होगा इसका, में God may you prosperous in your life. May you prosperous in your life. ईश्वर करे तुम जीवन में फलो फूलो, तो उसे क्या दे रहा है, ये आशीर्वाद दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, उसका सर्वनाश हो, उसका सर्वनाश हो, क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन होगा। पहले सबसे पहले में लिखेंगे, में उस में और फिर उसका ही बी या बी फॉर्म, इसके लिए बी वर्ब के लिए प्रयोग हुआ है, सब्जेक्ट, वर्ब और मेन वर्ब। तो ये रहा ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसको हमने कवर किया। इस तरह से सेंटेंस पूरा हुआ और हम वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं इसके एक्सरसाइज के साथ।